हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कबूतर में मूत्र जनन तंत्र यानी कोलंबा में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। कबूतर जो है इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है। बाहर से देखने पर वी कांट आइडेंटिफाई कि ये मेल है या ये फीमेल है। और इसमें हम स्टडी करेंगे मूत्र जनन तंत्र। यहाँ पर ये जो डायग्राम आपके सामने है ये है फीमेल में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यहाँ किडनी और किडनी से निकल रहा है यूरेटर, और ये है ओवरी और ओविडक्ट। आप देखो यहाँ पर इसमें ये यूरेटर की ओपनिंग और ओविडक्ट की ओपनिंग ये कहाँ पर हो रही है? अवस्कर यानी क्लोएका के मध्य वाले भाग में। क्लोएका का मध्य भाग जो कहलाता है यूरोडियम। तो दोनों में एक क्लोज रिलेशन है। इसी कारण से इसकी स्टडी जो है ये एक साथ एक ही टॉपिक के अंतर्गत की जाती है, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के नाम से। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर के करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेल में यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। इसके लिए हमें ये डायग्राम बनाना है। पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूरिनरी सिस्टम पहले हम अध्ययन करेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या पाया जाता है? एक जोड़ी किडनी और उनसे निकलने वाला यूरेटर, और इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, मूत्राशय नहीं पाया जाता है। संभवतः पक्षी को उड़ना होता है, उड़ने के लिए वजन हल्का चाहिए, तो इस कारण से उड़ने के लिए अनुकूलन के हिसाब से इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय नहीं पाया जाता है। यह है किडनी। तो किडनी आप देख रहे हो, एक जोड़ी किडनी डार्क ब्राउन कलर की होती है। ये 3 लोब होते हैं, 1, 2 और 3 लोब होते हैं, और मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। मेटानेफ्रिक का मतलब होता है देह गुहा के पश्चतः स्थित, जो एब्डोमेन कैविटी है उसके पश्चतः स्थित होती है। और इसकी पोजीशन कहाँ पर है? पृष्ठतः तो ये पेल्विक भाग जो है इसकी खांच में धसी रहती है, और अधरतः जो है प्रत्येक वृक्क यानी प्रत्येक जो किडनी है यह पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा इससे जुड़ी हुई है। तो इस पेरिटोनियम की झिल्ली जिससे यह कहाँ जुड़ी हुई है? इसका वेंट्रल वाला पार्ट, किडनी का जो वेंट्रल वाला पार्ट है यह है पेरिटोनियम द्वारा बॉडी कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो हो गया इसकी पोजीशन और जो है इसकी जो लोब्स हैं इनके बारे में। अब यहाँ देखो आप, इसके आगे से यहाँ किडनी का जो फर्स्ट लोब है इसके अधर वाले भाग से एक छोटी और लंबी धागे जैसी संरचना निकली है। ये कहलाती है एड्रिनल ग्लैंड। यानी एड्रिनल ग्लैंड किडनी का जो फर्स्ट लोब है इसके वेंट्रल वाले भाग से जुड़ी हुई रहती है। अब हम लेते हैं किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है यहाँ हम लेते हैं यहाँ पर नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में असंख्य नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? बोमेन्स कैप्सूल है, लूप ऑफ हेनली है, और ये कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और प्रत्येक बोमेन्स कैप्सूल में अंदर की तरफ ब्लड लाया जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा, और बाहर की तरफ ब्लड ले जाया जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा। इन दोनों के व्यास में अंतर है। इस कारण से यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल जब बोमेन्स कैप्सूल में अंदर एंटर होती है तो यहाँ पर केशिकाओं का जाल बनाती है, और जब ये बाहर निकलती है तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल कहलाती है। तो क्योंकि व्यास में अंतर है तो ये जो ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है, इस ग्लोमेरुलस पार्ट में जब ब्लड फ्लो करेगा तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर अधिक होगा, जिसके कारण से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। ये एरो दिख रहा है, फिल्ट्रेशन होगा। तो इसको क्या फिल्टर होगा? पानी और अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ और पानी, ठीक है, वो यहाँ पर फिल्टर होते हैं। तो इनको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जब यह फिल्ट्रेट यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब इसमें से गुजरता है तो उस समय अधिकतर जल का अवशोषण कर लिया जाता है। यही कारण है कि इसका जो मूत्र है वो क्या है? अत्यंत सांद्र अवस्था में उत्सर्जित होता है।
और मुख्यतः यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित होता है। जल की मात्रा बहुत ही क्या है, कम होती है। तो ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं वो कहलाते हैं यूरिकोटैलिक। रेप्टाइल्स भी किस प्रकार के होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। ठीक है, यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को किस रूप में बाहर निकाला जाता है, यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो ये हो गया किडनी के बारे में। यहाँ एक बार हल्की रिवीजन हम वापस कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक जोड़ी किडनी है, यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। किडनी एक जोड़ी है जो डार्क ब्राउन कलर की है, 3 लोब है, मेटानेफ्रिक प्रकार की है। बॉडी में कहाँ पोजीशन है इसकी, पृष्ठतः पेल्विक भाग की खांच में धसी हुई है और अधर वाला भाग जो है पेरिटोनियम के द्वारा जुड़ा हुआ है। किडनी की जो फर्स्ट लोब है उसके अधर वाले भाग से येलो कलर की छोटी लंबी धागे समान एड्रिनल ग्लैंड जुड़ी हुई है। और इंटरनल स्ट्रक्चर हम लेते हैं तो किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। रेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनली, कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और ग्लोमेरुलस केशिकाओं का गुच्छा जो यहाँ इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और टॉक्सिक सब्सटेंस फिल्ट्रेट होकर के ट्यूब्यूल वाले भाग में आएंगे। लेकिन जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इस भाग से गुजरते हैं, इसमें से अधिकतर जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इस कारण से मूत्र जो है वो अत्यधिक सांद्र अवस्था में उत्सर्जित होता है और उसमें यूरिक एसिड की मात्रा मुख्यतः होती है। इसलिए एनिमल क्या है, यूरिकोटैलिक प्रकार का एनिमल कहलाता है। अब हम लेते हैं प्रत्येक किडनी का जो फर्स्ट लोब है उसके अधर वाले भाग से। यहाँ देखो, इसके अधर वाले भाग से यहाँ से निकलता है यूरेटर, मूत्र वाहिनी। ये अधर वाले भाग से निकलेगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा और क्लोइका का जो मध्य भाग है यानी यूरोडियम वाले भाग में डॉर्सल साइड में ओपन होगा। ठीक है, तो यूरेटर जो है ये कहाँ से निकल रहा है, किडनी का जो फर्स्ट लोब है इसके अधर वाले भाग से पीछे की तरफ बढ़ेगा और क्लोइका के मध्य भाग यानी यूरोडियम में डॉर्सल साइड में ओपन होगा। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर इनमें नहीं पाया जाता है। तो बहुत सिंपल डिस्क्रिप्शन है किसका, इसका यूरिनरी सिस्टम का। अब हम लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक जोड़ी टेस्टिस है और टेस्टिस से निकलने वाली शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस है। और यह वास डिफरेंस का जो पश्च भाग है ये फूलकर बनाता है सेमाइनल वेजाइकल। यहाँ आप देखो टेस्टिस के यहाँ भाग से निकल रहा है वास डिफरेंस। और यह भी जो यूरेटर है इसके समानांतर, यूरेटर के समानांतर चल रहा है और क्लोइका का मध्य भाग यानी यूरोडियम वाले भाग में ओपन होगा। लेकिन कहाँ ओपन हो रहा है, यूरेटर की ओपनिंग के पीछे, यूरेटर की ओपनिंग के पीछे ये ओपन हो रहा है। और दोनों ही ये ओपनिंग कहाँ है, डॉर्सल साइड में है। और इसका पश्च भाग बनाता है सेमाइनल वेजाइकल, शुक्राशय, जिसमें कुछ समय के लिए शुक्राणु जो है वो संचित रहते हैं। अब हम पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। डायग्राम में हमें इतना ही बनाना है। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। टेस्टिस जो है यह किस शेप का है, किस कलर का है और इसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो टेस्टिस आप देखो, एक जोड़ी टेस्टिस है, ये लगभग वाइट कलर का होता है और जनन काल में ये ज़्यादा विकसित होता है। नॉर्मली जो है ये श्रिंक अवस्था में पाए जाते हैं, जनन काल के टाइम पर ये ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। और टेस्टिस भी अपना जो अधर भाग है, इस अधर भाग से जो पेरिटोनियम की जो झिल्ली है उससे देह भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है। और इस पेरिटोनियम की झिल्ली जिससे ये जुड़ा हुआ है इसको कहेंगे मिजोर्कियम। यहाँ लिखा हुआ है मिजोर्कियम। यही शब्द मिजोर्कियम जब ओवरी जुड़ी हुई रहेगी तो उसको कहेंगे मिजोवेरियम। मीज़ो मतलब क्या होता है, मध्य। ठीक है, मिजोर्कियम यानी पतली झिल्ली, पेरिटोनियम की झिल्ली जिससे के द्वारा टेस्टिस अधरतः देह भित्ति से जुड़ा हुआ है। और ओवरी जुड़ी होगी तो उस झिल्ली को क्या कहेंगे, मिजोवेरियम कहेंगे। ठीक है, तो टेस्टिस जो है इसकी पोजीशन कहाँ पर है, किडनी का जो फर्स्ट लोब है इस फर्स्ट लोब से जुड़ा हुआ है, वाइट कलर का है। अधरतः जो झिल्ली इसको जोड़ती है उसको कहेंगे मिजोर्कियम। राइट साइड का जो टेस्टिस है वो लेफ्ट साइड के टेस्टिस के कंपेयर में थोड़ा छोटा होता है। और
जनन काल के टाइम पर ये ज़्यादा विकसित होते हैं, नॉर्मली ये श्रिंक अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। टेस्टिस में हमें पता है कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स। यहाँ है, टेस्टिस में असंख्य सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स पाए जाते हैं। ये सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स यहाँ मैंने बनाए हुए हैं। सेमाइनिफेरस टिब्यूल की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं, ये अगर सेमाइनिफेरस टिब्यूल है तो इसकी जो उपकला कोशिकाएं हैं ये जर्म सेल्स होती हैं। इन जर्म सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, जिससे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। और सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में यहाँ जो स्पेस है, यहाँ पर होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लेडिक सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स जो हैं ये सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन। और यहाँ देखो आप, ये जैसे सेमाइनिफेरस टिब्यूल है तो यहाँ बीच में इस तरह से ये जो सेल्स हैं बड़े साइज के, ये हैं सर्टोली सेल्स। ये क्या है, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये सोमैटिक सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं। इनका काम होता है जो स्पर्म्स डेवलप कर रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में। प्रत्येक टेस्टिस में असंख्य सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, जिनकी उपकला कोशिकाएं जर्म सेल्स होती हैं, जिनमें जनन काल के टाइम पर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी और स्पर्म्स फॉर्म होंगे। सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जो सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन सिक्रीट करेंगे। और सर्टोली सेल्स जो हैं ये सोमैटिक सेल्स हैं, ये डेवलपिंग जो स्पर्म्स हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। एब्डोमेन का जो टेम्परेचर होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए प्रतिकूल प्रभाव रखता है। तो कन्फर्म तो नहीं है लेकिन संभवतः, नॉट कन्फर्म लेकिन संभवतः जो एब्डोमिनल एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स जो लंग वाले भाग से अटैच होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ये लंग्स हैं, तो ये एब्डोमिनल एयर सैक है, ये पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक। तो एब्डोमिनल एयर सैक जो हैं ये टेस्टिस के निकट होते हैं। तो संभवतः एब्डोमिनल एयर सैक्स जो है इनका टेम्परेचर यानी टेस्टिस का टेम्परेचर कुछ कम बनाए रखते हैं, जिसके कारण से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो ये तो हो गया टेस्टिस के बारे में। अब हम लेते हैं टेस्टिस। प्रत्येक टेस्टिस के अंदर वाले भाग से निकलती है वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी यूरेटर के समानांतर चल रही है और ओपन कहाँ पर होगी, क्लोएका के मध्य वाले भाग में, यूरोडियम वाले पार्ट में, लेकिन जो यूरेटर की ओपनिंग है उसके पीछे ओपन होती है। दोनों ओपनिंग डॉर्सल साइड में है। अब हम लेते हैं, ये लंबी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, पारदर्शी संरचना है, ये वास डिफरेंस पारदर्शी संरचना है। आगे की तरफ जो है अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है इसकी, जिसे कहेंगे एपिडिडमस। एपिडिडमस और आगे की तरफ यानी यहाँ पर अत्यधिक ब्रांच्ड होती हैं नलिकाएं, और ये नलिकाएं कहलाती हैं वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया जुड़ी होती हैं सेमाइनिफेरस टिब्यूल से यानी रेता नलिकाओं से। ठीक है, तो अगर हम इसको उल्टा लेते हैं कि सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स हैं, प्रत्येक सेमाइनिफेरस टिब्यूल से नलिकाएं निकलती हैं जिसको कहते हैं वास इफ्रेंशिया, जो स्पर्म्स को लाने का काम करती हैं। वास इफ्रेंशिया सब इकट्ठे होकर बनाती हैं एपिडिडमस। एपिडिडमस अत्यधिक कॉइल्ड संरचना है। ये एपिडिडमस जब टेस्टिस से बाहर आती है तो इसको कह देते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पारदर्शी स्ट्रक्चर है, और वास डिफरेंस का पश्च भाग यानी क्लोएका के पास आकर के ये हल्की फूली हुई संरचना बना लेती है जिसको कहते हैं सेमाइनल वेजाइकल, शुक्राशय, जिसमें कुछ समय के लिए शुक्राणु जो है वो संचित रहते हैं, जिसमें कुछ समय के लिए शुक्राणु संचित रहते हैं। और मेल के अंदर मैथुन अंग नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, मैथुन अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी का मैं डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन। वास डिफरेंशिया, प्रत्येक टेस्टिस के भीतर से कॉइल्ड नैरो ट्रांसपेरेंट ट्यूब्यूलर कुंडलित संकरा पारदर्शी नलिकाकार संरचना वास डिफरेंसा निकलकर पीछे की ओर यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी के साथ साथ आकर के मध्य अवस्कर के पृष्ठतः किंतु यूरेटर ओपनिंग के नीचे खुलती है, वास के नीचे खुलती है। फिर हम लेते हैं यहाँ पर प्रत्येक वास डिफरेंस का
अग्रभाग एपिडिडमस बनाता है जो अत्यंत महीन नलिकाओं यानी वास इफ्रेंशिया के द्वारा सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से जुड़ा रहता है, और वास डिफरेंस का क्लोइका के निकट फूलकर बना लेता है सेमाइनल वेजाइकल। और कॉपुलेशन के दौरान, कॉपुलेटरी ऑर्गन तो इसमें होता नहीं है, तो कॉपुलेशन के दौरान यानी मैथुन के दौरान शुक्र तरल मादा के अवस्कर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा आपका जो है डिस्क्रिप्शन है विद डायग्राम, इस डायग्राम के समेत, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए। तो ये हो गया मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लेते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप यहाँ देखो, फीमेल के अंदर केवल एक साइड की ओवरी और एक साइड की ओविडक्ट प्रेजेंट है। तो क्या नहीं है इसके अंदर? राइट ओवरी और ओविडक्ट के केवल रूडिमेंट्स हैं। राइट ओवरी और ओविडक्ट का रूडिमेंट्स, ओवरी है ही नहीं और राइट ओविडक्ट के रूडिमेंट्स हैं। संभवतः यह भी इसका फ्लाइट अडेप्टेशन का एक पार्ट है। उड़ने के लिए वजन कम होना चाहिए, तो एक साइड की ओवरी और एक साइड का ओविडक्ट प्रेजेंट है। इसकी पोजीशन कहाँ पर है ओवरी की? ओवरी यहाँ पर भी कहाँ है? जो किडनी का जो फर्स्ट लोब है, इस फर्स्ट लोब के अधरतः यह ओवरी अटैच है। किसके द्वारा अटैच है? पेरिटोनियम की झिल्ली के द्वारा। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर उस पेरिटोनियम की झिल्ली को कहेंगे मीजोवेरियम। मीजो और ओ कॉमन हो जाएगा, ओवेरियम, यानी ओवरी जुड़ी हुई है। मेल के अंदर ये शब्द क्या था? मिजोर्कियम, जिससे टेस्टिस जुड़ा हुआ था। पेरिटोनियम की झिल्ली जिससे टेस्टिस किडनी से जुड़ा है अधरतः, वो मिजोर्कियम। यहाँ क्या कहलाएगा? मिजोवेरियम। ओवरी जो है यह भी जनन काल के टाइम पर ज़्यादा डेवलप्ड होती है और इसके इरेगुलर स्ट्रक्चर है, ये बड़ी साइज़ की है। कई फॉलिकल्स यानी पुटिक इसके अंदर दिखते हैं जो अलग अलग साइज़ के होते हैं और अलग अलग परिपक्व यानी मेच्योरिटी की फेज़ में होते हैं। और ये जो ओवरी है इसमें योग फॉर्मेशन का काम होगा। किसका काम होगा? योग फॉर्मेशन। जो पक्षी होते हैं इनका जो अंडा होता है वो उसमें योग अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। अतिपीतक प्रकृति प्रकार का अंडा होता है, क्योंकि इनके अंदर जो चूजे का डेवलपमेंट है वो अंडे के अंदर होना है, तो उसको पूरा जो नरिशमेंट है वो कहाँ से मिल रहा है? योग से मिल रहा है। तो इनके अंदर पीतक की मात्रा अधिक होती है। तो ओवा फॉर्मेशन होगा किसमें? लेफ्ट ओवरी, क्योंकि राइट की तो ओवरी है ही नहीं प्रजनन काल के टाइम पर। ओवा फिर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होगी, तो ओवा जो है वो रिलीज हो जाएगा। कहाँ? देह गुहा में। लेकिन रिलीज होने के बाद में वो अब है इसका ओविडक्ट वाला पार्ट। यहाँ आप देखो, मैं पहले ओविडक्ट के पार्ट्स बता देती हूँ आपको। ओविडक्ट जो है इसकी बड़ी टिपिकल होती है। इसके 5 भाग होते हैं। पहला भाग जो फनल शेप का होता है वो कहलाता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का पश्च भाग कहलाता है मैग्नम। फिर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है इस्थमस। और फिर ये है इसका यूरेटर यानी गर्भाशय वाला भाग। और लास्ट पार्ट है इसका वेजाइना। तो इस तरह से इसके 5 पार्ट हो गए। कौन कौन से? इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, यूरेटर एंड वेजाइना। प्रत्येक भाग का अपना अपना योगदान होता है एग फॉर्मेशन के टाइम पर, ठीक है। ओवा फॉर्मेशन तो हो गया ओवरी में, योग फॉर्म हो गया और उसके बाद में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हुई और यहाँ से ओवा रिलीज हो गया। कहाँ पर? देह गुहा में। अब हम लेते हैं यहाँ पर ओविडक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है जो फनल शेप का है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इसकी जो बड़ी ओपनिंग है इसको ऑस्टियम कहते हैं। इसकी जो देह भित्ति है अंदर, उस जो उपकला है पूरी, उस उपकला पर सीलिया पाए जाते हैं। पक्षमाभी होती है, ये सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया लगातार मूव करते हैं, जिसके कारण ओवा जो रिलीज हुआ है वो इनफंडिबुलम में आ जाता है। वो कहाँ पर आ जाता है? इनफंडिबुलम में। फर्टिलाइजेशन की क्रिया इनफंडिबुलम में होती है। कहाँ होती है? इनफंडिबुलम में, क्योंकि इस वाले भाग में स्पर्म्स जो यहाँ तक पहुँचाए गए थे मैथुन क्रिया के बाद में, वो इनफंडिबुलम वाले भाग तक पहुँच चुके होते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। और चैलेजा क्या होता है? जैसे योक है, और योक को अपने स्थान पर बांधे रखने के लिए यहाँ से एक गाढ़ा एल्ब्यूमिन वाला पार्ट होता है। दोनों साइड में स्प्रिंग शेप बना रहा है, जो गाढ़ा एल्ब्यूमिन वाला पार्ट होता है ये कहलाता है चैलेजा। तो फर्टिलाइजेशन की ये योक है, योक के ऊपर यहाँ पर फीमेल गैमेट होता है और यहाँ पर ही मेल गैमेट होकर यहाँ बन जाएगा जाइगोट इस वाले भाग में।
ठीक है, योग के ऊपर, योग के जस्ट ऊपर। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया और गाढ़ा एल्ब्यूमिन पदार्थ सिक्रीट होकर के चैलिजा फॉर्मेशन, ये होता है कहाँ पर? इनफंडिबुलम वाले भाग में। इनफंडिबुलम वाले भाग से फिर अंडा कहाँ पहुँचता है? मैग्नम वाले पार्ट में। तो मैग्नम वाले पार्ट का क्या काम है? मैग्नम वाला जो पार्ट है ये वाइट पदार्थ यानी कि एल्बुमिन सिक्रीट करेगा। जो अंडे का जो वाइट पार्ट होता है, अंडे का जो वाइट पार्ट होता है एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन सिक्रीट होता है मैग्नम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अंडा आगे सरकता है कहाँ पर? इस्थमस वाले पार्ट में। तो इस्थमस वाला का ये योक बन गया है, चैलेजा बन गया है, और वाइट पार्ट जो इसके बाहर यहाँ पर है ये बन गया कहाँ पर? मैग्नम वाले पार्ट में। अब इस्थमस वाले भाग में सिक्रीट होता है ट्रांसपेरेंट शेल मेम्ब्रेन, दोहरी पारदर्शी शेल मेम्ब्रेन। तो ये सिक्रीट होती है दोहरी पारदर्शी शेल मेम्ब्रेन, किसके अंदर? इस्थमस वाले भाग में, ठीक है। उसके बाद में अंडा आगे की तरफ सरकता है यूरेटर वाले भाग में। तो यूरेटर वाले भाग में शेल ग्लैंड्स होती हैं। शेल ग्लैंड्स जो अब इसके ऊपर मोटा जो कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण है वो इसके ऊपर सिक्रीट होता है, कहाँ पर? यूरेटर वाले भाग में। उसके बाद अंडा पहुँचता है कहाँ पर? वेजाइना वाले पार्ट में। वेजाइना वाले पार्ट में म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं जो एक कोशिकीय स्तर है पूरा। तो वेजाइना वाले पार्ट में अब जो है म्यूकस सिक्रीट होगा, जिससे ये जो पाथ है ये लसलसा बना रहेगा और अंडे की डिलीवरी जो है बाहर आसानी से हो पाएगी। इसके साथ साथ में वेजाइना का काम होता है कलर प्रोवाइड करना। जो अंडे हैं वो हर अंडा सफ़ेद कलर का तो नहीं होता है ना, तो वेजाइना का पार्ट होता है कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। यानी मोटी भित्ति की पेशीय भाग है ये, क्योंकि यहाँ से रिलीज होना है बाहर। और जो है इसका काम क्या है? कवच का वर्णक और अंड निक्षेपण हेतु श्लेष्मा का स्त्रवण करना, ताकि अंडा आराम से बाहर डिलीवर हो सके। और ये पार्ट फिर ओपन होता है क्लोइका के मध्य वाले भाग में, यानी यूरोडियम में, डॉर्सल साइड में। और किसकी ओपनिंग के नीचे है? ये यूरेटर की ओपनिंग के पीछे की साइड में स्थित है। तो ये हम जो है ये डायग्राम इसमें बना देंगे। अब इसी का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके नोट से तैयार हो जाएं। फीमेल के अंदर केवल लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट पाया जाता है, राइट ओवरी और ओविडक्ट के रुडिमेंट्स पाए जाते हैं। फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए ये रुडिमेंट्स होते हैं। भ्रूणी अवस्था में दोनों तरफ के ओवरी और ओविडक्ट होते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था तक ये केवल लेफ्ट साइड का ओवरी और ओविडक्ट रहता है, राइट साइड वाले जो हैं ये अवशेषी हो जाते हैं। ओवरी कैसी है? लार्ज है, इरेगुलर है। कहाँ पर है? लेफ्ट किडनी के फर्स्ट लोब्स के अधर वाले भाग से जुड़ी हुई है। जिस झिल्ली के द्वारा जुड़ी हुई है पेरिटोनियम की झिल्ली, उसको कहेंगे मिजोरकियम। जनन काल के टाइम पर अत्यधिक विकसित हो जाती है। इसकी सतह पर अनेक पुटक यानी फॉलिकल्स अलग अलग साइज के और अलग अलग परिपक्व अवस्था में पाए जाते हैं। और अंडे में योग की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पूरा जो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको भोजन योग से ही मिलेगा अंडे के अंदर। और ओव्यूलेशन के दौरान अंड देह गुहा से लेफ्ट ओविडक्ट में प्रवेश करके नीचे की तरफ आगे बढ़ता है। ओविडक्ट के बारे में, केवल लेफ्ट साइड की ओविडक्ट प्रेजेंट है, 5 भागों में बटी हुई है, बड़ी है, लंबी है, कॉइल्ड है, 5 भागों में बटी हुई है। पांचों भागों का अलग अलग काम है। सबसे पहले हम लेते हैं इनफंडिबुलम, जो फनल शेप का पार्ट होता है। उसकी जो माउथ है उसको कहेंगे ऑस्टियम। इसकी जो भित्ति होती है इसमें सीलिया पाए जाते हैं। ये लगातार जो है मूव करते हैं, जिसके कारण जो ओवा रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन के दौरान वो इनफंडिबुलम में आ जाता है। और इसका काम क्या है? गाढ़ा एल्बुमिन पदार्थ सिक्रीट करना जो चैलेजा बनाता है। उसके बाद जो है अंडा आगे की तरफ यानी मैग्नम वाले पार्ट में पहुंचेगा। मैग्नम वाला पार्ट सिक्रीट करता है एल्बुमिन जो वाइट पार्ट है एग का। उसके बाद इस्थमस वाले पार्ट में जाता है जिसका काम है पारदर्शी जो झिल्ली है वो बनती है। जो मोटा कवच है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके नीचे पारदर्शी झिल्ली होती है। तो ये पारदर्शी झिल्ली इस्थमस वाले पार्ट में बनती है। उसके बाद है यूरेटर यानी गर्भाशय, इसमें मोटा कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनता है अंडे के ऊपर। उसके बाद में अंडा पहुंचता है लास्ट पार्ट वेजाइना। वेजाइना वाला जो पार्ट है वो पेशीय भाग होता है, मोटी भित्ति वाला पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से अंडे को बाहर डिलीवर करना है।
तो ये ओपन होगा मध्य अवस्कर वाले भाग में, यूरेटर जहाँ ओपन हो रही है उसके जस्ट नीचे और डॉर्सल साइड में। और इसका काम है कवच का वर्णक देना और अंड निक्षेपण हेतु श्लेष्मा का स्त्रवण करना। तो इस तरह से यहाँ हमने मेल और फीमेल दोनों का, कबूतर के अंदर मेल और फीमेल दोनों का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम हमने यहाँ पर पढ़ा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।